Now let us understand in this session the classes of drugs that we use in congestive heart failure. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हार्ट फेलियर की क्या है? इट इज़ डिमांड सप्लाई मिसमैच, हमें पता है. ठीक है, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी जिसमें कंजेशन मिलेगा. द कंजेशन कुड बी पल्मोनरी कंजेशन और सिस्टमिक कंजेशन, है ना. सिस्टमिक कंजेशन यानी आपको पीडल इडीमा ये सारे फीचर्स मिलेंगे. पल्मोनरी कंजेशन में डिस्निया जैसे फीचर्स मिलेंगे. अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो टाइप का हो सकता है, एक अक्यूट और एक क्रॉनिक, और दोनों का मैनेजमेंट पूरा अलग है. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इसमें हो क्या रहा है पहले समझते हैं. जब मैं अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात कर रही हूँ तो अक्यूट कंडीशन में होता क्या है? जैसे मान लो कोई अक्यूट एपिसोड हुआ पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन का. सो दिस इज माय हार्ट, राइट, एंड देयर हैज़ बीन एन अक्यूट एपिसोड ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन. इतना पार्ट में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नेक्रोसिस हो गया. अब जब इतने पार्ट में नेक्रोसिस हो गया तो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ये लेफ्ट वेंट्रिकल पहले जनरेट कर पा रहा था वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अब ये नहीं जनरेट कर पाएगा. तो उतना फोर्सफुली अब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गया. अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गया, दिस इज माय एओर्टा, राइट, तो ब्लड एओर्टा से बाहर नहीं जाएगा, ब्लड यहाँ पे पूल होने लगेगा. अगर वो उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, सो द ब्लड स्टार्टेड टू पूल इन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल. बस ब्लड की पूलिंग होने लगेगी इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही ब्लड निकल रहा है. ये ब्लड का बैक फ्लो होगा. और आपको पता है कि यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट एट्रियम के ऊपर पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और ये पल्मोनरी वेन्स किससे कनेक्टेड होती हैं? दे आर कनेक्टेड टू आर लंग्स, राइट. तो अब ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाने लगेगा? लंग्स में जाने लगेगा अगर बैक फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में. तो जब ये ब्लड पूलिंग हुई ब्लड की, ब्लड कहाँ पे आ गया? लंग्स में आ गया. तो लंग्स में आएगा तो पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा के फीचर्स मिलेंगे जैसे कि डिस्निया. तो अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन का एपिसोड हुआ, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गया हार्ट का, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, ब्लड की स्टेसिस हुई तो बैक फ्लो होगा लंग्स में, जिसके कारण पल्मोनरी इडीमा होगा. अब हम मैनेजमेंट देखते हैं. देखिए प्रॉब्लम्स को मैंने येलो से मार्क किया. यहाँ पे दो प्रॉब्लम है अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. पहली प्रॉब्लम अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है. तो आप आइनोट्रॉप्स क्लास ऑफ ड्रग्स दे करके इसको सही कर सकते हो. आइनोट्रॉप्स में सिम्पैथेटोमिमेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बीटा एगोनिस्ट. द ड्रग ऑफ चॉइस ओवर हेयर इज डोब्यूटामीन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए. अगर डोब्यूटामीन से किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप PDE इनिबिटर्स दे सकते हो, जैसे मिलरिनो. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पल्मोनरी इडीमा कंपोनेंट की, इसके कारण पेशेंट को डिस्निया और प्रॉब्लम्स होंगी. तो इसको अपन को अब रिजॉल्व करना है. इसके लिए एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है लंग्स में, तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल दो. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू गिव डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स में हम लूप डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं. तो ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्यूरिसमाइड ओवर हियर. अगर फ्यूरिसमाइड का रिस्पॉन्स नहीं है तो आप BNP एनालॉग्स यूज़ कर सकते हो. ये BNP एनालॉग सोडियम का रिटेंशन करवाएंगे. इसमें अपन नेसेरिटाइड यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूरिसमाइड अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो नेसेरिटाइड यूज़ करेंगे. अब नेसेरिटाइड जो है, नेसेरिटाइड को इनिबिट करता है NEP, राइट, न्यूट्रल एंडोपेप्टिडेज. तो नेसेरिटाइड को NEP इनिबिट करता है. तो अगर मैंने नेसेरिटाइड नॉर्मल दिया तो NEP तो पूरा इसको इनिबिट कर देगा. इसलिए मुझे कोई ऐसी ड्रग भी देना पड़ेगा जो NEP को ख़त्म कर दे, क्योंकि NEP अगर नहीं रहेगा तो नेसेरिटाइड प्रॉपरली काम कर पाएगा. तो वो ड्रग्स होती हैं सेक्यूबिट्रल और वालसार्टन. अब आते हैं क्रॉनिक की कहानी पे. भाई क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेसिकली हो क्या रहा है? सो व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रॉनिकली कार्डिक आउटपुट कम था, तो बॉडी को इतना समय मिल जाता है कि कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स को डेवलप कर ले. अब कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में सबसे पहले सिंपैथेटिक टोन बॉडी की स्टिमुलेट होगी. सिंपैथेटिक टोन अगर बॉडी की स्टिमुलेट होगी तो बॉडी का हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा हार्ट का, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारे हार्ट की सिंपैथेटिक टोन बढ़ने के कारण. भाई बॉडी को ये लग रहा है कि कार्डिक आउटपुट नहीं मीट हो पा रहा है, बॉडी की टिश्यू की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं मीट हो पा रही है. तो बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या कर रही है? हार्ट रेट इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगी. और बॉडी क्या करेगी? बॉडी को ये लग रहा है कि बॉडी में ब्लड ही नहीं है, फ्लूइड ही नहीं है, इसीलिए परफ्यूजन कम है ना, इसीलिए पेरीफेरी में जो ब्लड मिल रहा है, वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है. तो बॉडी क्या करेगी? रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, जिसके कारण सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, है ना. बॉडी को ये लगता है कि फ्लूइड की कमी है, तो इसलिए सोडियम वाटर रिटेंशन कराने लगेगी. इसके अलावा एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, ये भी वही चीज़ करेगा, है ना, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा. इसके अलावा एंडोथेलिन वगैरह भी रिलीज होते हैं जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं. अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के कारण थोड़े समय के लिए आप कार्डिक आउटपुट को तो मेंटेन कर पाओगे, पर बहुत लंबे समय के बाद आप क्या कर रहे हो? अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रीलोड बढ़ रहा है. फ्लूइड अगर बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा. और अगर मैंने ये बोला कि वेसो कंस्ट्रिक्शन आप करा रहे हो, तो अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन आप करा रहे हो तो आप आफ्टर लोड बढ़ा रहे हो, है ना. तो फ्री लोड बढ़ा दिया तुमने, आफ्टर लोड बढ़ा दिया, और कंडक्टिविटी, हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा दिया. अल्टीमेटली इन तीन चीज़ों के कारण, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप हार्ट पे और वर्क बढ़ा रहे हो. सो यू आर इंक्रीजिंग द वर्क ऑफ द हार्ट, एंड दैट इज़ वाई इट वुड
इन द लॉन्ग रन इट वुड लीड टू वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसके कारण हार्ट में फाइब्रोटिक चेंजेस होंगे, जिसके कारण कार्डियक रीमॉडलिंग होगी। एंड वी डोंट वांट दीज थिंग्स, हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हों, ठीक है, हम नहीं चाहते ये सारी चीज़ें हों। तो हम क्या चाहते हैं कि कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ना काम करे तो बेहतर है। तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ना काम करे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सिंपैथेटिक टोन काम कर रही थी तो सिंपैथेटिक टोन को इनहिबिट कर दो। तो यहाँ पे आप बीटा एंटागोनिस्ट दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है अक्यूट और क्रॉनिक के मैनेजमेंट में। अक्यूट में आप बीटा एगोनिस्ट दे रहे थे, क्रॉनिक में आप लोग बीटा एंटागोनिस्ट दे रहे हो, ठीक है। रास सिस्टम काम कर रहा है तो आप एस इनहिबिटर्स और ARB दे दो। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा काम कर रहा है तो आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दो, है ना। अगर आफ्टरलोड बढ़ रहा है वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण तो आप वेसो डायलेटर क्लास ऑफ ड्रग्स दे दो, और प्रीलोड बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है बॉडी में, तो आप डायूरेटिक्स दे दो, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल दो। सो दैट इज़ अ बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग डिजॉक्सिन का भी यूज़ करते हैं, डिजॉक्सिन हम अलग से पढ़ेंगे। तो थेरेपी क्या हो गई, देखिए ध्यान से। अक्यूट की बात करो तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, फ्यूरिसमाइड मैंने आपको बता ही दिया। हम BNP एनालॉग्स दे सकते हैं, निसेरेटाइड, और हम आइनोट्रॉप्स दे सकते हैं, डोब्यूटामीन, PDE इनहिबिटर्स लाइक मिलरिडोन। क्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉनिक में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमें सिंपैथेटिक टोन को कम करना है। तो सिंपैथेटिक टोन को कम करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में हम 3 बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, BMC, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल एंड कार्विडिलोल। इसको याद रखें। बीटा ब्लॉकर्स के अलावा मैंने आपको बोला आप ARBs और ACE इनहिबिटर्स दे सकते हो। ACE इनहिबिटर्स में आप कैप्टोप्रिल्स यूज़ करोगे, ARBs में आप लोसार्टन एंड वालसार्टन यूज़ करोगे। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के रूप में आप स्पाइरोनोलेक्टोन का यूज़ करते हो। इसके अलावा हमने बताया डायूरेटिक्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ था तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप वेसो डायलेटरी ड्रग्स दे दो। जैसे कि आप आर्टरी को डायलेट करने के लिए हाइड्रोलाजीन, वेन्स को डायलेट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन, और आर्टरी और वेन अगर आप दोनों को डायलेट करना चाहते हो तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ बेसिक वे इन विच विल बी मैनेजिंग इट। सो द किंग ऑफ द स्टोरी इज एक्चुअली डिजॉक्सिन। नाउ व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट डिजॉक्सिन? डिजॉक्सिन इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम वाइट फॉक्सग्लोव प्लांट, राइट, डिजिटालिस लेनेटा बोलते हैं इसको। इसकी हाफ लाइफ याद रखनी है 36 to 48 आवर्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसकी सेफ रेंज याद रखिए 0.5 to 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, है ना। और अगर आपने इसको 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा दिया तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगा, राइट। अब क्या करना है, डिजॉक्सिन का हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करता है, सोडियम पोटेशियम ATPase को ब्लॉक करेगा। देखिए नॉर्मली सोडियम पोटेशियम ATPase क्या कर रहा था, ये सेल के अंदर से सोडियम को बाहर फेंक रहा था और पोटेशियम को अंदर ले रहा था। मैंने बोला आप सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर दो। अगर आपने सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर दिया तो सोडियम सेल के अंदर ही रह जाएगा, तो सोडियम का लेवल सेल में बढ़ जाएगा। फिर एक पंप होता है जिसका नाम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। नॉर्मली ये क्या करता है, ये सोडियम को अंदर लेता है और कैल्शियम को बाहर फेंकता है। अब क्योंकि सोडियम का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, है ना, तो हमें एक्स्ट्रा सोडियम की अब जरूरत नहीं है, तो ये पंप भी अब काम करना बंद कर देता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसके कारण कैल्शियम अब बाहर नहीं जाएगा। कैल्शियम बाहर अगर नहीं जाएगा तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो आपको याद रखना है कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो होगी वो अच्छे से होगी, जिसके कारण कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। तो इसने कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर दिया डिजॉक्सिन ने, क्योंकि हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट ही कम हो रहा था। पर डिजॉक्सिन के साथ एक बुरी चीज़ क्या है कि क्योंकि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ गया तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन होते हैं, सेल के अंदर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स जनरेट होंगे, जिसके कारण वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और बहुत सारे अरिथमियास जनरेट